वर्नर ने सिद्धांत कब दिया था, किसके लिए दिया था? ठीक है, देखो वर्नर का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए दिया था? ये दिया था उपसंयोजक यौगिकों के लिए। ठीक है, उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं लेकिन उनसे वापस नहीं लेते। ठीक है, जैसे सहसंयोजक में बराबर की साझेदारी होती है, लेकिन जो आपका उपसंयोजक यौगिक होता है उसमें बराबर की साझेदारी ना होकर वो अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसी को देते हैं, किसी तत्व को, यौगिक को देते हैं, उससे खुद नहीं लेते। तो आपका क्या हो गया? उपसंयोजक यौगिक। तो वर्नर का सिद्धांत में किसके लिए सिद्धांत दिया गया था? उपसंयोजक यौगिक। इसको और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इन्होंने जो वर्नर ने सिद्धांत दिया उसमें जो उपसंयोजक यौगिक थे उनका क्या क्या लिया? उनके गुणों और उनकी संरचनाओं को आधार मानकर ये सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, उपसंयोजक यौगिक के गुण और उनकी संरचना, इससे रिलेटेड उन्होंने दो तरह की अवधारणाएं दी। यहाँ पे यौगिक के गुणों तथा उसकी संरचना। ठीक है, दो अवधारणाएं दी। पहली कौन सी थी? प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता और दूसरी कौन सी है? द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जिसमें प्रथम तत्व अन्य तत्वों से जुड़ेंगे, द्वितीयक संयोजकता मतलब दूसरी बार जब तत्व दूसरे तत्वों से जुड़ेंगे। तो यहाँ प्राथमिक संयोजकता में उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है ये कौन प्रदर्शित करता है? ऋण आयनिक यौगिक। ठीक है, ऋण आयनिक तत्व प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? ऋण आयनिक तत्व प्राथमिक संयोजकता। दूसरा, इनका जो बॉन्ड है वो कैसा होता है? इनके बीच आबंध को बिंदु रेखा मतलब डॉट डॉट लाइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? ये कैसे होते हैं? दिशा। ये हमेशा कोष्टक के बाहर स्थित होते हैं। चौथा, ये आदिशात्मक होते हैं। मतलब ये दिशा का आकृति का निर्धारण नहीं करते। ठीक है, ये हो गई आपकी प्राथमिक संयोजकता। फिर द्वितीयक संयोजकता में क्या है? अब देखो प्राथमिक संयोजकता जैसे हम यहाँ पे क्या ले लें? COCl3। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने क्या ले लिया? 5NH3। अगर हम इसमें ऋणात्मक संयोजकता देखेंगे तो ऋण आयन यहाँ पे कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, ये हमेशा कहाँ रहता है? कोष्टक के बाहर। इसको हम नॉर्मली अगर देखेंगे तो CO, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? NH3 और बाहर आपको क्या आ जाएगा? Cl3। ठीक है, मतलब ये हमेशा कहाँ रहती है ऋणात्मक संयोजकता? कोष्टक के बाहर। ठीक है, जब आपने उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम पढ़ा था तो आपको बताया था ना, अगर कोष्टक के पहले रहती है कोई धातु तो उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक, और कोष्टक के बाद कोई रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो Cl3 हमेशा क्या रहता है? Cl3 हो गया। आपके जितने भी ऋणात्मक यौगिक हो गए वो आपके किस में रहते हैं? लिगेंड को छोड़कर बाकी कहाँ रहते हैं? कोष्टक के बाहर। अगर हम धातु की बात करें तो ऋण आयन कोष्टक के बाहर लास्ट में और धन आयन कोष्टक के बाहर शुरू। ठीक है, अब द्वितीयक संयोजकता की अगर हम बात करें तो इसका पहला पॉइंट क्या है? ये कहाँ रहता है? कोष्टक के अंदर। ये धनात्मक धातु होती है धनात्मक धातु उदासीन होती है। ठीक है, ये कैसी होती है?
उदासीन। दूसरा क्या है, ये कोष्टक के अंदर होती है। तीसरा क्या है, इसे सीधी रेखा या लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये दिशात्मक, और ये कैसी होती है, दिशात्मक होती है और उसकी आकृति का निर्धारण करने का काम करती है। चौथा, ये दिशात्मक होती है और आकृति का निर्धारण करती है, मटर आ गई 60 किलो। ठीक है, अब इसके बाद इसका उदाहरण देखो क्या है। देखो, जो आपका धनात्मक ऋणात्मक में आपको बता दिया था, धनात्मक वाले में धनात्मक संयोजकता वर्णन के सिद्धांत के आधार पर वर्णन के सिद्धांत के आधार पर, समझ लेना इसको, आधार पर उपसंयोजक यौगिकों की संरचना। देखो, जैसे पहला है यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा COCl3.5 NH3, बोल देते इसकी संरचना बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट, जो आपका ये Cl है, Cl कहाँ जाएगा, कोष्टक के बाहर। ठीक है, तो ये आपकी CO क्या होगी, केंद्रीय धातु। NH3 यहाँ पे आ गया, क्या बन गया है, उदासीन लिगेंड, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या आ गया, 5 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और Cl3 कहाँ पहुंच गया, इधर। जब इसकी संरचना बनाओगे बेटा, तो आपको पहले बताया था प्राथमिक संयोजक यौगिक कौन सा है, और धातु कौन सी है, क्लोरीन, और द्वितीयक संयोजक कौन सी है, NH3। ठीक है, तो जब इसकी संरचना बनेगी तो जो केंद्रीय धातु है वो कहाँ रहेगी, केंद्र में। Cu कहाँ रहेगा, केंद्र में। ठीक है, अब यहाँ पे NH3.5 ये कितने हैं, 5, तो एक तो यहाँ रहेगा। ठीक है, एक यहाँ और 2 यहाँ, इस तरह की संरचना बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NH3 और NH3। सही है, सही है। इसके बाद आपका क्या बच रहा है, Cl3। तो एक Cl कहाँ आ गया, ये अधिशात्मक होती है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ध्यान रखना। एक कहाँ आ गया, Cl, और एक कहाँ आ गया, इधर। हो गए थे। इसकी इस तरह से जब हम संरचना बनाएंगे तो पंचभुजी संरचना ऐसे बनेगी। इसको सीधा कर दो, कहीं भी ले सकते हैं NH3 को। NH3 की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, निश्चित। अगर मान लो NH3 यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो वर्ग समतलीय संरचना बनेगी। ठीक है, अगर 5 है तो इस तरह की बनेगी, और 6 है तो जैसे बेंजीन की संरचना बनती है ना, षट्भुजी, ये इस तरह की, या फिर ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे 6 है NH3, इसी में बता देती हूँ, मिटा दो इसको। अगर मान लो यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे आपका अमोनिया कितना दिया हुआ है, 6, तो यहाँ पे देख लेना, ये बनेगा आपका CO, एक लाइन यहाँ रहेगी। ठीक है, एक लाइन कहाँ रहेगी, ऐसे ऐसे, इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो फिर संरचना कैसी होगी आपकी, ऐसी तो बनेगी, ये
ये बन गई ऐसे। यहाँ पे क्या होगा NH3, यहाँ भी इनकी दिशा निश्चित रहती है, पहले लिखवा चुके हैं ना, NH3 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 NH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने बचे, 3, एक क्लोरीन कहाँ, Cl इसको इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन लिख सकते हो कहीं भी। लेकिन ये जो आपका NH3 है, उदासीन लिगेंड धातु है, इनकी दिशा कैसी रहती है, हमेशा निश्चित। और यही बस वर्नर के सिद्धांत में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना पता है, इतना याद है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। प्राथमिक संयोजकता होगी, द्वितीयक संयोजकता होगी, और इसकी संरचना कैसे बनती है वो, ठीक है।